नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? हमारी बात चल रही है फाइनल अकाउंट्स चैप्टर पर। फाइनल अकाउंट्स यानी साल के एंड में बनाए जाने वाले वो अकाउंट जो हमारे बिजनेस का इवैल्यूएशन करेंगे, जो हमें बताएंगे हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं या कुछ लॉस हो रहा है। प्रॉफिट दो टाइप का होगा, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। वो हमें बताएंगे हमारी बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटीज़ की पोजीशन कैसी है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो फाइनल अकाउंट साल के एंड में बनाए जाते हैं। अक्रूवल अजम्पशन इसमें फॉलो किया जाता है। अक्रूवल अजम्पशन मीन्स मैचिंग प्रिंसिपल एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब है ओनली दोज एक्सपेंसेस आर subtracted or charged to a revenue which have been consumed in current year to generate current year's revenue। ना इसमें कुछ पुराना लिखते हैं, ना कुछ इसमें फ्यूचर का लिखते हैं। इसमें खाली जो करंट ईयर के एक्सपेंसेस होते हैं उन्हीं को करंट ईयर के रेवेन्यू से मैच कराते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कहता है कि जो भी रेवेन्यू आपने ड्यूरिंग द ईयर एक्रू किए हैं, कैश मिला हो या नहीं मिला हो, उन्हें रिकॉग्नाइज करना है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ पैसा मिला है और उसकी सर्विसेज या गुड्स अभी आपने नहीं प्रोवाइड किए हैं तो वो अनअर्नड है आपके लिए। और अगर मान लीजिए आपने सर्विसेज ले ली हैं और उसका पेमेंट नहीं किया है तो आउटस्टैंडिंग है आपके लिए। तो इसमें अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल भी फॉलो होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए बनता है। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, और अगर आप कैलेंडर ईयर से चलते हैं तो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। इसके अलावा इसमें गोइंग कंसर्न अजम्पशन भी फॉलो होता है, क्योंकि हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के उसमें डिस्क्रिमिनेट करते हैं। करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म चीज़ों को हम बराबरी से इसमें डिस्क्रिमिनेट करते हैं। इसके अलावा इसमें हम बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल भी फॉलो करते हैं। हम प्रोप्राइटर और बिजनेस को अलग अलग मानते हुए उनकी जो कैपिटल है प्रोप्राइटर की, उसे लायबिलिटी ट्रीट करके बैलेंस शीट में लायबिलिटी पे दिखाते हैं। तो बहुत हुई भाषणबाजी। अब देखिए जरा, ये एक सवाल मैंने आपके सामने बहुत देर इसीलिए रखा था ताकि आप भी थोड़ा बहुत इसके ऊपर कुछ अपना निष्कर्ष निकाल पाए। देखिए, ओपनिंग स्टॉक आपको पता है, इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसे भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। परचेजेस, गुड्स का परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स हमारा रेवेन्यू है, डायरेक्ट रेवेन्यू है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। या तो इसे आप परचेज से माइनस कर सकते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिख सकते हैं। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। या तो इसे सेल्स से माइनस कीजिए या फिर इसे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखिए। कैरेज इनवर्ड यानी गुड्स खरीद के लाने का जो भाड़ा लगता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। कैरेज आउटवर्ड, मैंने जैसा आपको पिछली क्लास में कहा था, सप्लायर की दुकान से अपनी दुकान तक लाने का जो भाड़ा है वो कैरेज इनवर्ड है। फिर हमारे वेयर हाउस में डंप कर दें, वहाँ से शोरूम तक लाना या शोरूम से कस्टमर के घर तक पहुँचाना, होम डिलीवरी अगर फ्री है, ये सारे जो कैरेज लगने वाले, ये कैरेज आउटवर्ड है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ये पीएनएल में आते हैं। इम्पोर्ट ड्यूटी यानी जब हम गुड्स कहीं से लेकर आते हैं और हमें ड्यूटी पे करना पड़ती है इंटरनेशनल मार्केट से, ट्रेडिंग अकाउंट, इट्स डायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपोर्ट ड्यूटी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पीएनएल अकाउंट, क्योंकि ये सेल से रिलेटेड है। प्रोसेसिंग चार्जेस, जनरली हम ऐसा मानते हैं कि प्रोसेसिंग चार्जेस का मतलब है कि हमें जो भी गुड्स बना के या खरीद के ला के बेचने हैं, अगर उनकी असेंबलिंग और उसमें हम कुछ खर्चा कर रहे हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट। सैलरी ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट। सैलरी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट डायरेक्ट एक्सपेंस और सेल्स डिपार्टमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, पीएनएल इनडायरेक्ट एक्सपेंस। रिपेयर्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बेड डेट्स इनडायरेक्ट रिलेटेड टू सेल्स। बेड डेट्स रिकवर्ड हमारी इनकम है, रेवेन्यू है, आप देख सकते हो ट्रायल बैलेंस में आपको इधर मिल रहा है। सारे रेवेन्यूज लाइबिलिटीज आपको इस तरफ मिलेंगे, क्रेडिट में, एक्सपेंसेस डेबिट में मिलेंगे। तो ये हमारा रेवेन्यू है, मगर ये इनडायरेक्ट रेवेन्यू होने के कारण पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आएगा। ऑडिट फीस हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, पीएनएल में डेबिट साइड पर आएगा। स्टेशनरी चार्जेस एडमिनिस्ट्रेटिव, पीएनएल डेबिट में आएगा।
कमीशन रिसीव्ड हमारी एडिशनल इनकम है, पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट में आएगी। रेंट रिसीव्ड एडिशनल इनकम है, पीएनएल क्रेडिट। टेलीफोन चार्जेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव, पीएनएल क्रेडिट। हाँ, अगर बोला होता है कि टेलीफोन चार्जेस रिलेटेड टू फैक्ट्री या प्रोडक्शन जहाँ हो रहा है उस जगह का, तो ट्रेडिंग लेते। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पीएनएल, अगर पावर एंड फ्यूल होता तो हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट लेते। बिल्डिंग हमारी एसेट है, ये बैलेंस शीट में जाएगी। कैपिटल, अभी आपको मैंने कहा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर ट्रीटेड एज टू डिफरेंट पर्सन्स। कैपिटल लायबिलिटी बैलेंस शीट। बैंक लोन हमारे लिए लायबिलिटी है, बैलेंस शीट। कैश इन हैंड हमारा एसेट है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। ड्राइंग्स हमारी कैपिटल को कम करते हैं। प्रोप्राइटर का जो पर्सनल यूज़ के लिए लिया गया पैसा, गुड्स, कुछ भी है वो ड्राइंग कहलाता है, तो ये हमारी बैलेंस शीट में जाएगा। इसे हम जनरली कैपिटल से माइनस करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। वैसे ही हमारे लिए एसेट की तरह काम करता है, हमारी लायबिलिटी यानी कैपिटल को रिड्यूस करता है। कैश एट बैंक हमारा एसेट है, अगर ओवरड्राफ्ट होता तो लायबिलिटी होता, ये बैलेंस शीट में जाएगा। और ये देखिए दोनों तरफ का टोटल 14,18,300 है। क्लोजिंग स्टॉक हमें बाहर दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 75,800, मार्केट वैल्यू 1 लाख। आपको पता है प्रूडेंस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, स्टॉक इज वैल्यूड इन द बुक्स आइदर एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। यस, मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू या उसकी एक्विजिशन प्राइस, परचेज प्राइस, दोनों में जो कम होगा उस पर उसे लिखा जाता है प्रूडेंस। कंजर्वेटिज्म, एंटिसिपेट लॉसेस, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स। वेरी गुड। अब ये क्लोजिंग स्टॉक जो बाहर दिया हुआ है ये एक तरह का एडजस्टमेंट है मेरे दोस्तों, क्योंकि देखिए क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है वो गुड्स जो आपने खरीदे और बच गए। क्लोजिंग स्टॉक जनरली ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता। क्यों नहीं आता, उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि देखिए क्लोजिंग स्टॉक मतलब बचे हुए गुड्स। तो आपके पास ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक था, आपने और गुड्स खरीदे थे, तो आपके पास जितना ओपनिंग स्टॉक है और जो आपका परचेज है, ये ओपनिंग स्टॉक ए, परचेजेस बी, अगर हम इन ए प्लस बी को देखें तो हमारा टोटल स्टॉक हो जाता है। और इस टोटल स्टॉक में से हमने जो पोर्शन बेच दिया वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स हो गया, और जो नहीं बेचा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस लिखे हुए हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक भी लिखा जाएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर तो डबल काउंटिंग होगी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लाने के लिए आपको कुछ जुगाड़ करनी पड़ेगी। जुगाड़ का नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या एडजस्टेड परचेज मेथड। इन दोनों के थ्रू हम ला सकते हैं, वो हम तुरंत बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने सिंप्लीफाई करके रखा है। अब मुझे इससे सॉल्व करना है और बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट। देख सकते हो आप मेरी तैयारी पूरी है। मैंने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट भी यहाँ बना के रखा है आप लोगों के लिए, राइट। देखिए ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और ये बैलेंस शीट है। मैंने तीनों फॉर्मेट एकदम रेडी रखे हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं देखता जाऊंगा सवाल। मेरे पास सबसे पहली चीज़ दी है ओपनिंग स्टॉक। देखिए ओपनिंग स्टॉक 56,700 है। मैं यहाँ लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक 56,700। हमारे पास वेजेस भी है, परचेजेस भी है। परचेज और परचेज रिटर्न को आपस में माइनस करके लिखा जा सकता है। देखिए 141,400 और 2,400 ये हमारे परचेज और परचेज रिटर्न का फिगर है। हम इस तरह से लिख सकते हैं टू परचेज है। जो कॉमन मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। परचेजेस 1,41,400 माइनस कर दीजिए इसमें से परचेज रिटर्न, यानी कि वो गुड्स जो आपने खरीदे मगर आपको पसंद नहीं आए, डिफेक्टिव थे, ज़्यादा सप्लाई हो गया, ज़्यादा प्राइस चार्ज कर लिया, उन्हें हम माइनस कर देते हैं। वेजेस, वेजेस आप देखिए आपको क्वेश्चन में दी है 42,500, कैरेज इनवर्ट दिया है 5,400, ये दोनों यहाँ पर आएंगे। वेजेस 42,500, कैरेज इनवर्ट, कैरेज इनवर्ट हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, गुड्स को खरीद के लाने का एक्सपेंस है। इसे हम कैरेज इनवर्ट को अपने ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड से ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे ला के रख रहे हैं। आगे देखते हैं क्या हमारे और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमने ट्रेडिंग के नाम से बुक किए हैं। तो सवाल
का जवाब है हाँ। इंपोर्ट ड्यूटी है हमारी 1200 रुपये की, उसके अलावा हमारे प्रोसेसिंग चार्जेस हैं 4000 के। इंपोर्ट ड्यूटी, प्रोसेसिंग चार्जेस, इन दोनों को हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। इंपोर्ट ड्यूटी, प्रोसेसिंग चार्जेस, अमाउंट चेक कर लेते हैं। 1200 रुपये इंपोर्ट ड्यूटी है, प्रोसेसिंग चार्जेस 4000 है। 1200 रुपया और 4000। आप भी मेरे साथ इस सम को सॉल्व कर सकते हैं और अपने लिए कोशिश कर सकते हैं एक मुकाम बनाने की कि हाँ हमें समझ आ रहा है। सैलरी ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, देखो सैलरी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट में मैंने गलती से यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट लिख दिया, लेकिन ये है पीएनएल का, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो सैलरी ऑफ परचेज डिपार्टमेंट 3000 है, उसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। सैलरी ऑफ परचेज डिपार्टमेंट 3000। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको कोई शिकायत अभी तक नहीं होगी। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न लिखा जाएगा, और जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक मतलब वो गुड्स जो बच गए अगले साल बेचे जाएंगे, तो खर्चा हुआ ही नहीं, खरीदा मगर खर्च नहीं हुआ, तो इधर डेबिट में तो आ गया वो, चूंकि ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, परचेज लिख लिया, तो उसकी काउंटिंग तो इसमें हो गई। तो आप उसे हटाने के लिए, आपको पता है आपने बाकी के चैप्टर्स में पढ़ा है कि अगर आपको किसी डेबिट को कैंसिल करना हो तो आप क्रेडिट के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट को कैंसिल करना हो तो डेबिट के थ्रू कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से आता है। देखिए क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट आपको नीचे दिया हुआ है 75,800, मार्केट वैल्यू 1 लाख, मार्केट वैल्यू को नहीं लेंगे, 75,800 पे क्लोजिंग स्टॉक बुक करेंगे। सेल्स और सेल्स रिटर्न अपने को ऊपर दिया हुआ है, चेक कर ले हम। सेल्स हमारे पास 7,03,800 है और सेल्स रिटर्न 3,800 है। देखिए 7,03,800 एंड 3,800 माइनस करेंगे 7 लेकर जाएगा। प्यारे बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट लगभग हमारा पूरा हो गया। अब इसे हमें क्लोज करके ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, देखिएगा ध्यान से। कुछ भी नहीं करना है आपको, आपने सारी चीज़ें लिस्ट आउट कर दी। क्रेडिट का टोटल लगा लीजिए, 775,800 आ रहा है। देखिए 775,800 मैं आपके सामने करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में खुद ही करना है। 5,24,000 का नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट आया है। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हमें अभी नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफर्ड टू, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ से उठ के ये जाएगा हमारे पीएनएल अकाउंट, जहाँ भी इसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस होंगे और जो भी इनडायरेक्ट रेवेन्यू हमारे आ रहे हैं अदर एक्टिविटीज से, जैसे मैंने आपको बार बार कहा कि आपकी कोई भी एडिशनल इनकम अगर हो रही होगी तो उसे आपको यहाँ पर पीएनएल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना पड़ेगा। ये 5,24,000 पीएनएल में नीचे उतर जाएंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर आ जाएंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही होगी। 5,24,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, कहाँ से आया, फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमें बनाना है पीएनएल अकाउंट। तो जितनी भी चीज़ों के सामने हमने पीएनएल पहले से डिसाइड करके रखा है, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस 2300 रुपया, तो डेबिट में लिखेंगे टू कैरेज आउटवर्ड 2,300। देखते जाना, कोई गलती हो तो बताना, आप ध्यान से नोट करना हर चीज़ को। एक्सपोर्ट ड्यूटी 3,000, एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी जब हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, तो जो ड्यूटी हमें गवर्नमेंट को देना पड़ती है उसे कहा जाता है एक्सपोर्ट ड्यूटी। ये एक तरह का सेलिंग एक्सपेंस। उसके बाद हमें देना पड़ रहा है सेल्स डिपार्टमेंट की सैलरी 5,000, ऑफिस स्टाफ की सैलरी 8,000, दोनों की सैलरी मिला के हमें देना पड़ रही है, तो टू सैलरी
सेल्स और ऑफिस की मिला दें अगर हम सैलरी दोनों, देखो बेटा ध्यान से देखो आप, ये सेल्स डिपार्टमेंट की सैलरी 5 है, ये 8 है, तो मैं इनको इकट्ठा करके 13,000 लिख सकता हूँ, जरूरी नहीं है अलग अलग लिखूँ क्योंकि है तो दोनों इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आगे देखो, इसके बाद हमें देखना है रिपेयर्स, बेड डेट्स, ये सब हमारा नुकसान हो रहा है। 800 का रिपेयर्स, 4,000 का बेड डेट्स, 2 रिपेयर्स 800, 2 बेड डेट्स। बेड डेट्स यानी डेटर जिनको हमने गुड्स उधारी में बेचे, पैसा लेके भाग गए, पैसा नहीं दे रहे, इंसॉल्वेंट हो गए, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है या उनके इंटेंशन खराब है, वो हमारा पैसा नहीं दे रहे, नुकसान। बेड डेट्स रिकवर्ड, पिछले साल डूबा हुआ पैसा वापस आया, वाह वाह कितनी अच्छी बात है, किस्मत वाले हो आप, आमतौर पे ऐसा होता नहीं। कोई डेटर जिसने आपके रुपए डुबा दिए हों, बिरला ही कोई डेटर होता होगा जो खुद आगे आके पैसे वापस करेगा। Bad debts recovered is a non-operating income, non-recurring income, occasional income, audit fees, stationery charges 2100 और 800, ऑडिट फीस में खर्च करना पड़ा 2100, 800 के लग गए स्टेशनरी चार्जेस, ऑफिस में अकाउंट्स वगैरह बनाने के लिए, लेटर लिखने के लिए स्टेशनरी की जरूरत पड़ती है, स्टेशनरी में 800 रुपये खर्च हो गए। कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, दोनों हमारी इनकम है। देखो जो भी इनकम होंगी, रेवेन्यू होंगे, क्रेडिट साइड में दिए होंगे, तो 900 रुपये का कमीशन और 10,000 रुपये का रेंट मिला। बाय कमीशन, हमने किसी को स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड की है, कमीशन मिला है। अपनी बिल्डिंग किसी को रेंट पे दी है, रेंट मिला है, शाबाश। और टेलीफोन चार्जेस और इलेक्ट्रिक चार्जेस 700 और 3000 इसमें खर्च हो गए। टेलीफोन चार्जेस, ठीक है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 700 और 3000, वेरी गुड। ये हो गया हमारा यहाँ तक का सफ़र खत्म। अब आप चेक करिए, इसके बाद सारी आइटम्स वो हैं जो बैलेंस शीट में आनी है, तो अब हम अपना P&L अकाउंट बंद कर सकते हैं। टोटल लगा है 3। डेबिट टोटल मेरा आ रहा है दोस्तों 29,600। क्रेडिट पे 524, 525, 535, 536, वेरी गुड। ये टोटल आ रहा है 5,36,100। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, आपकी चाल पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं चाहता तो ये चीज़ें एडवांस में करके रख सकता था, लेकिन शायद उस केस में आपको समझने में और दिक्कत आती। अब देखिए 5,36,100 ये आया मेरा क्रेडिट टोटल, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें से अब मुझे माइनस करने हैं डेबिट टोटल 29,700, क्रेडिट टोटल को बोलेंगे इनडायरेक्ट रेवेन्यूज जीपी मिला के, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट टोटल को बोलेंगे। ₹5,06,400 नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मीन्स बिजनेस का फाइनल प्रॉफिट। फाइनल प्रॉफिट जो हमारे प्रोप्राइटर को हम हैंड ओवर कर सकते हैं, प्रोप्राइटर को कह सकते हैं कि ये पैसा तुम्हारा हुआ, तुम ले जाओ इसे। तो इसीलिए यहाँ लिख दिया जाता है ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, और इसे उठा करके हम कैपिटल अकाउंट में यहाँ लिख देंगे। अब बनाएंगे हम बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट में आप देखो यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्मेट पूरा तैयार है। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लिख देते हैं कैपिटल जितनी भी हो। ये बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में, अगर आपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ ड्राइंग किया तो वो लिख दीजिए। नेट प्रॉफिट आपका इसमें ऐड हो जाएगा। ये जो हम जिससे स्टार्ट करते हैं ये होती है ओपनिंग कैपिटल, जिस पे हम ये क्लोज करते हैं ये कहलाती है क्लोजिंग कैपिटल। और भी एडजस्टमेंट्स इसमें भी आने वाले हैं, ये है विदाउट एडजस्टमेंट, राइट बेटा। अब देखिए आपको यहाँ पर दिया है बिल्डिंग, 3 लाख की बिल्डिंग है, एसेट में आएगी। बैलेंस शीट बनाते वक्त 2 तरह के ऑर्डर हम फॉलो कर सकते हैं। एक कहलाता है ऑर्डर ऑफ परमानेंस, जिसमें फिक्स्ड एसेट्स को पहले लिखते हैं, करंट एसेट्स को बाद में लिखते हैं। उसका नाम है ऑर्डर ऑफ परमानेंस, यानी लॉन्ग टर्म एसेट टू शॉर्ट टर्म एसेट जाना है, परमानेंट चीज़ों से टेम्पररी चीज़ों की तरफ जाना है। दूसरा होता है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, जिसमें हम करंट एसेट्स को पहले लिखते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स को बाद में लिखते हैं। कैपिटल 450 है हमारे पास, तो हम लिखेंगे कैपिटल में 4,50,000। बैंक लोन भी दिया हुआ है हमको, हम उस बैंक लोन को भी यहाँ लिख लेंगे, बैंक लोन। देखो प्यारे बच्चों, बैंक लोन का अमाउंट 2,50,000 है, तो 2,50,000 का बैंक लोन हो गया। नेट प्रॉफिट हमने अभी पिछले इसमें निकाला था 5,06,400, ये कैपिटल में आके ऐड हो जाएगा 5,06,400। अभी ध्यान से देखिए और क्या दिया है। बिल्डिंग कैपिटल बैंक लोन, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 50,000 दिया है। चलो आओ, कैश इन हैंड यानी हमारा एसेट हो गया, इसे हम यहाँ लिख देते हैं कैश इन हैंड 50,000। काफ़ी बड़ा अमाउंट है, बैंक में डिपॉजिट कर देना चाहिए। कैश लेके घूमने से मतलब नहीं, बिजनेस का लॉस होता है इंटरेस्ट का। ड्राइंग्स 25,000 है और कैश एट बैंक 755,600 है। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 7,55,600 और ड्राइंग्स 25,000 दिए हैं। आपको पता है ड्राइंग्स को कैपिटल से माइनस किया जाता है, क्योंकि प्रोप्राइटर अपने लगाए हुए पैसे घर लेके जा रहा है। कुल मिला के हमने लगभग सारी चीज़ें लिख ली। बिल्डिंग हो गई, कैपिटल, बैंक लोन, कैश इन हैंड, ड्राइंग्स और कैश एट बैंक। क्लोजिंग स्टॉक हमने कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड किया था प्रूडेंस प्रिंसिपल के कारण, 755,800, वो यहाँ लिख दिया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 755, सॉरी नाराज ना हो, 75,800, 75,800। बस भगवान का नाम लेके हमें टोटल लगाना है। बैलेंस शीट में एसेट्स और इक्वल टू एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये अकाउंटिंग इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, एलएचएस आरएचएस बराबर आनी चाहिए। तो देखिए ये हो गया 4 और 5, 9,56,000 में से 25,000 माइनस कर देते हैं। 25 माइनस करेंगे तो 9,31,400, 9,31,400 में 2,50,000 जोड़ देंगे तो 11,81,400। इधर भी जोड़ के देखते हैं, 350। देख लीजिए एसेट साइड पे हमने क्या क्या लिखा हुआ है। 3,50,000, 755,600 प्लस 75,800। इस तरह से इधर का भी टोटल आपका 11,81,400 आ गया। हैंस प्रूव्ड। अगर बैलेंस शीट टोटल इक्वल आ जाता है, एलएचएस आरएचएस बराबर आ जाती है एसेट लायबिलिटी कैपिटल के, तो दोस्तों ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपकी मेहनत है। मेहनत से बैलेंस शीट इक्वल होती है, राइट।